अथॉरिटी के ऊपर काफ़ी तफसील से बात की, डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया। आज के अपने इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा अथॉरिटी डेलीगेशन के मैटर के ऊपर और अथॉरिटी डेलीगेशन के इश्यूज को डिस्कस करूंगा। मैं सबसे पहले आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं। जी स्टूडेंट्स, आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक है मैंने आपके सामने रखा है। हम आज के टॉपिक में जो अहम चीज़ें पढ़ेंगे उसके अंदर एक तो रिव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या चीज़ है, और एक हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि वाई वी नीड टू डेलीगेट, हमें डेलीगेट क्यों करना पड़ता है। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मैनेजर्स जो हैं वो क्यों रिलेक्टेंट हैं डेलीगेट करने के मामले में, आमतौर पे इस चीज़ से अवॉइड क्यों करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि अथॉरिटी क्या होती है। हमने कहा था अथॉरिटी एक राइट है कि किसी को ऑर्डर दिया जाए या काम कहा जाए, यानी काम किसी के जिम्मे लगा दिया जाए। जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक पर्सन के जिम्मे लगाई जाए और वो पर्सन जो है वो बाउंड हो कि उसे ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, और हमारे पास इस तरह की पावर या अथॉरिटी हो कि हम उसे बाउंड करें कि उसे ये करना है। इसलिए आपने देखा होगा कि फ्योल ने इसको डिफाइन किया, द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, कि आपके पास हक है कि आप किसी को हुक्म जारी करें और इतना अख्तियार है कि आप उससे हर सूरत अपनी बात को मनवाएं। तो ये यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम ये बात आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अथॉरिटी की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये की कि वी हैव राइट टू गिव ऑर्डर, किसी को हुक्म जारी करें कि वो ये काम जो हम कहते हैं वो करे, और हमारे पास इतना अख्तियार है कि हम उसे बाउंड करें कि इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा, और जो हम उससे कहेंगे वो उसी के मुताबिक चलेगा। अब यहाँ पे हम जब आगे बढ़ते हैं तो जो बात इम्पॉर्टेंट आती है वो ये है कि सबसे पहले तो हम आपके साथ एक सवाल करते हैं। यहाँ पे सवाल ये है मेरा कि अथॉरिटी इज डिफाइंड एज अ राइट टू गिव ऑर्डर्स, सुपरवाइज द वर्क ऑफ अदर्स एंड मेक सर्टेन डिसीजंस. It is linked with the managerial position to give order and expect to follow the orders. Which one is not the definition of authority? यहाँ पे अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है मल्टीपल वेज में। हमें ये ढूंढना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा मैटर है जो इससे वाबस्ता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करते हैं। राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, ये तो फ्योल ने कहा है। पावर आर राइट टू गिव ऑर्डर एंड मेक डिसीजन एंड इनफोर्स ओबीडियंस, ये भी ठीक बात हो गई। टू आस्क समवन एल्स टू डू समथिंग एंड एक्सपेक्ट इट टू बी डन, ये भी तकरीबन वही बात हो गई। ये तीनों ही डेफिनेशन, स्टेट ऑफ फैक्ट दैट ऑफ हैविंग ड्यूटी टू डील विद। तो जब आप ये महसूस करें, या फैक्ट इज इन द सेंस कि आपके जिम्मे कोई चीज़ लगाई गई है, तो ये जो है इट इज़ अ मैटर ऑफ नॉट अथॉरिटी, इज़ अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक ऑब्लिगेशन महसूस करें या ड्यूटी महसूस करें तो हम इसे क्या कहेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये यहाँ पे इसका जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। अब आगे आ जाते हैं। तो बात ये है कि जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस वेयर सुपरवाइज गिव्स सबऑर्डिनेट अ पार्ट ऑफ हिज और हर अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। एक पर्सन या एक सीनियर जो है उसके पास इख्तियार है फैसला साजी का, प्लानिंग का, डिसीजन लेने का, लेकिन वो अपने इस राइट में से कुछ हिस्सा शेयर करता है अपने जूनियर के साथ, और वो हिस्सा या वो जो पार्ट है वो जूनियर को देता है कि प्लानिंग का ये जो एरिया है इसका फैसला
आप करेंगे। तो आप ये इख्तियार जो है ये दे देते हैं अपने जूनियर को, और वो ये फैसला करने का इख्तियार रखता है। देखिए, बात ये है कि एक सीनियर जो है वो हर सूरत इस पोजीशन में होता है कि वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करे, लेकिन बात हालात में या जो हमारी वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, काम इतना बढ़ जाता है या इतने इश्यूज जो है वो सीनियर्स के जिम्मे लग जाते हैं कि वो सोचते हैं कि ये सारे डिसीजंस वो नहीं ले सकते या सारे फैक्टर्स को वो कंसीडर नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो अपने जूनियर्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है या कुछ काम जो है वो डेलीगेट करना शुरू करते हैं। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर को दी जाती, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी काम नहीं चलता। आपको जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो यू मस्ट एड अप अथॉरिटी एज वेल, तो आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। बिल्कुल इस तरह फर्ज कीजिए कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस जो है लेट्स से कोई भी सपोज कर लेते हैं, मैंने एक शूज का बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं शूज मैन्युफैक्चरर, मैं शूज का एक सोल मैन्युफैक्चरर बन जाता हूँ। मेरा कोई ब्रांड नेम भी सोच लीजिए। तो मैं ये काम शुरू करता हूँ एज एन इंडिविजुअल, लेट्स से मैं एक एंटरप्रेन्योर। लेकिन लेटर ऑन काम काफी बढ़ जाता है। कुछ लोग मुझे शूज का ऑर्डर देते हैं, कुछ सैंडल का देते हैं, कुछ लेडीज शूज का देते हैं। अब इसको बनवाना भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, ऑर्डर भी लेके आने हैं, और इसका कोई अकाउंट्स वगैरह भी मेंटेन करना है। तो मैं ये करूंगा कि बजाय इसके कि सारा काम अपने जिम्मे लगा लूं, मैं अपने अंडर 2 या 3 लोग रखे हुए हैं, उनको जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं कि लो जी ये जो काम है ये आपने करना, और उसके साथ साथ इख्तियार भी देता हूं। जैसे आप यूं समझो कि मैंने एक पर्सन को कहा कि भी तुम मार्केटिंग का काम करोगे, तो यू विल ब्रिंग द ऑर्डर्स एंड यू विल इंश्योर दैट द कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, और जो ऑर्डर आए उसे तुम फुलफिल करोगे। फर्ज कीजिए मैंने उसे मार्केटिंग मैनेजर कह दिया। एक पर्सन है जिसको मैंने कहा कि जो भी चीज परचेज कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, जो बिजनेस एक्टिविटी हो रही है आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये काम मैंने अकाउंट्स को कह दिया, वो अकाउंट्स मैनेजर हो गया मेरा। इसी तरह एक मैंने इंजीनियर या टेक्नीशियन अपॉइंट किया उस फील्ड का, जो कि उन शूज की मैन्युफैक्चरिंग में रोल प्ले करेगा। मैंने उसे प्रोडक्शन मैनेजर कह दिया। चले, लेदर खरीदना, बाकी चीजें खरीदनी है, स्टेशनरी भी चाहिए, एक परचेज के लिए भी रख लिया, तो एक मैनेजर परचेज हो गया। अब देखिए ये 4 लोग अलग अलग कर दिए। अब इन चारों को मुझे थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। जैसे मार्केटिंग मैनेजर को बताना पड़ेगा कि ऑर्डर किस प्राइस तक मिले तो उठाना है, किस प्राइस तक मिले तो रिफ्यूज करना है। ये इख्तियार उसको देना पड़ेगा, वरना हर मिनट बाद मुझे कॉल करेगा, सर ये रेट ऑफर हो रहा है, ऑर्डर लूं कि ना लूं। इसी तरह प्रोडक्शन मैनेजर भी टाइम टू टाइम पूछता रहेगा, क्या ये चीज मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसकी इतनी कॉस्ट आ रही है, आप क्या करें। बेहतर यह है कि मैं एक प्रोसीजर या सिस्टम बना के उसके हवाले कर दूं और उसे कहूं कि भाई डिसीजन आपने लेना है। इसी तरह जो अकाउंट्स रिकॉर्डिंग है, कौन सी एक्टिविटी रिकॉर्ड होनी चाहिए, वंस आई मेक अ सिस्टम, तो दिस इज द अथॉरिटी ऑफ द अकाउंट्स मैनेजर। एंड सिमिलरली एट व्हाट रेट टू परचेज द प्रोडक्ट, दिस इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द परचेज मैनेजर, एंड आई हैव टू गिव हिम एन अथॉरिटी कि किस प्राइस तक तुम खरीद सकते हो और किस प्राइस तक तुम नहीं खरीद सकते। अब ये जब मैं इतना कुछ कर लेता हूँ, तो ये है अथॉरिटी डेलीगेशन का तरीका। और वजह क्या थी वो आगे चल के भी डिस्कस हो सकती है कि मेरी लिमिटेशन है, मैं इतने काम देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने जूनियर्स को ये इख्तियारात दे दिए, ट्रांसफर कर दिए। अब देखिए, हमने कहा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक अमल है, एक प्रोसेस है, वेयर बाय जहां पे एक सुपीरियर एक सीनियर एक सुपीरियर गिव्स टू अ सबऑर्डिनेट। ये होता है हायरार्की। हायरार्की होती है वो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि मैं सीईओ हूं, मेरे अंडर 3 बंदे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ हिज हर ओन अथॉरिटी, मैं अपनी अथॉरिटी का एक पार्ट उसे दे रहा हूँ। मार्केटिंग का इख्तियार मार्केटिंग मैनेजर को, परचेज का ख्याल इख्तियार परचेज को, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड वगैरह की जो अथॉरिटी है वो अकाउंट्स मैनेजर को मैं दे रहा हूँ। तो ये है मेरा क्या जी, डेलीगेशन। अब यहाँ पे मसला ये पैदा होता है कि डेलीगेशन के लिए कौन कौन सी चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात सबसे अहम है वो ये है कि देखिए, मसला ये है कि जो आप अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स हैं।
वो एलिमेंट्स क्या है, उनमें से कुछ थे तो आप पहले ही वाकिफ हो चुके हैं हमारे पिछली जो लास्ट वीक एक्टिविटी है। मिसाल के तौर पे एक तो था उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, दूसरा अथॉरिटी और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। ये 3 एलिमेंट हैं अथॉरिटी डेलीगेट करने के। सबसे पहला एलिमेंट जो है, और ये 3 एलिमेंट हमारे जहन में होने चाहिए, इसलिए कि मैनेजमेंट की हर पॉपुलर बुक में, हर कोर्स में ये आइडेंटिफाइड है, यानी नोमेनक्लेचर है कि जब भी अथॉरिटी डेलीगेट की जाएगी देयर विल बी 3 एलिमेंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, जिनको अभी हम डिफाइन करते हैं। कौन कौन से? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो नाउ यू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। Delegation of authority means division of authority and powers downwards to the subordinate. What are the 3 elements of delegation of authority are? कौन से 3 elements हैं? तो आप में से कोई भी बच्चा मुझे कमेंट्स में बता सकता है इनमें से कौन से वाले हैं? यस, ठीक है, आपको ये जहन में आ गए, करेक्ट जी। तो हम ये कहते हैं कि these are the एलिमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एग्जामिनर यहाँ पे कुछ मिलती जुलती टर्म्स ऐसी रखता है जिससे स्टूडेंट जो है अगर उसने प्रॉपर स्टडी नहीं की तो वो कंफ्यूज हो जाता है। सवालात जो होते हैं वो इस नेचर के होते हैं कि कुछ बहुत बेसिक होते हैं, जैसे ये सवाल, कुछ बहुत ज्यादा लॉजिक्स और अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। बेसिक क्वेश्चंस गलत करने से कम ये तो पता चल जाता है कि स्टूडेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी वीक है, तो लिहाजा हमें दोनों पे ही काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मिलते जुलते हैं मैनेजर, सबऑर्डिनेट एंड वर्क। एक आम इंसान जिसने कॉन्सेप्ट को सही तरह नहीं समझा और अगर वो प्रॉपर रीडिंग नहीं करके आया तो फौरी तौर पे समझ में, हाँ यार एक सीनियर होता है, एक जूनियर होता है और एक काम होता है, 3 चीजें होती हैं, ही 3 एलिमेंट हो सकते हैं। या किसी के हाँ यार एक सुपरवाइजर होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है, एक असाइनमेंट होती है, 3 चीजें हो तो डेलीगेशन हो सकती है। लिहाजा ये चीजें जो है इस तरह मिलती जुलती लगती हैं बंदे को अगर उसने स्टडी ना की हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मोस्टली स्टूडेंट ने पुट अप किया। थैंक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, गुड। आप इसी तरह कनेक्टेड रहिए लेक्चर के साथ। अच्छा बच्चों, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कही थी आपने कही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द ऑब्लिगेशन अ पर्सन हैज टू फुलफिल। देखिए, जिम्मेदारी हमेशा महसूस की जाती है। एक बंदे को कोई काम दिया जाए और वो महसूस करे कि मुझे ये करना है या मुझे ये अदायगी करनी है, which he or she has been given, जो उसे दी गई है, तो वो महसूस करे। तो ये है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अंदर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप इस सेंस में देखते हो कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर इंसान मुख्तलिफ तरह से ऑब्लिगेट करता है इसको, यानी कोई शख्स के अंदर एहसास जिम्मेदारी ज्यादा होता है, वो जिम्मेदारी को फुल फ्लेज अच्छी तरह महसूस करता है, लेकिन सब लोग केयरलेस भी होते हैं। लेकिन बहरहाल हमें यहाँ ये कंसर्न नहीं है, हमें ये है कि जिम्मेदारी वो जो काम आपके जिम्मे लगाया गया है कि करके देना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो अथॉरिटी है वो है राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, के किसी को काम कहा जाए और आपके पास ये इख्तियार है कि उससे आप ये करवा सकें और आपके पास इतनी सख्त भी है, तो ये होगी अथॉरिटी। ये भी हम डिफाइन कर चुके थे, दोनों चीजें लास्ट वीक हम पढ़ी थी हमने। अब आगे आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। देखिए, अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बड़ा कदीम है कि इंसान से जो कहा जाए, पर्सन से जो कहा जाए, जब तक हम उसे ये ना महसूस कराएं कि तुम इसके लिए किसी के सामने जवाबदेह हो, तो वो इंसान एहसास जिम्मेदारी को या अथॉरिटी को उस तरह इस्तेमाल नहीं करेगा जिस तरह के होना चाहिए। तो ये इंसान का एक शुरू से खासा रहा है कि उसे आप जब ये कहते हैं कि तुम इस काम के लिए किसी के सामने आंसरेबल हो, तो वो ज्यादा मोहतात और अच्छे अंदाज से काम करता है। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए इस्लाम में भी है कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, जिंदगी जैसे भी हम गुजार रहे हैं, हम अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हम हर काम को बड़े सोच समझ के करते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर यह है कि जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी या जितनी अथॉरिटी आपको मिलेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी बढ़ती जाएगी क्योंकि आप अकाउंटेबल ज्यादा होते जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, फर्ज कीजिए आपने इलेक्शन लड़े, आप MNA बन गए,
MNA बन गए तो आप जो है अपनी पार्लियामेंट के सामने आंसरेबल हैं। लेकिन अगर आप फर्ज कीजिए मिनिस्टर बन गए तो आप प्राइम मिनिस्टर के सामने आंसरेबल हैं, यानी उससे बड़ी अथॉरिटी के सामने, उससे बड़े पर्सन के सामने, उससे बड़ी पोस्ट के सामने। और प्राइम मिनिस्टर बन गए तो किसके सामने आंसरेबल है? पूरी आवाम के सामने, पब्लिक के सामने। तो इसका मतलब है जितने ऊपर जाते हो अथॉरिटी ज्यादा मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, तो भाई अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। इसी तरह हम अपने बिजनेस वर्ल्ड में आ जाएं, तो बिजनेस वर्ल्ड में आ जाएं तो अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ तो मैं मैनेजर के सामने आंसरेबल हूँ। मैनेजर जो है वो डायरेक्टर के सामने, और डायरेक्टर सीईओ के सामने। और अगर आप कंबाइंडली सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखें तो दे आर आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, तमाम शेयर होल्डर्स के सामने वो आंसरेबल है। इसका मतलब है जितना ऊपर जाओगे, जितनी अथॉरिटी ज्यादा लेते जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हम यहाँ देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है टू अकाउंट फॉर एक्शन एंड रिजल्ट्स। आप अकाउंट किए जाएंगे या जवाब मांगा जाएगा जो जो एक्शन आपने किए और उनके जो नताइज हुए। यानी इसका मतलब है कि हमें बहुत घूम घूम के कदम रखना होगा, जो कुछ भी हम करेंगे उसका नतीजा अगर गलत आया तो हमें जवाब देना पड़ेगा। नीड फॉर इंडिविजुअल टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई एनी फेलियर। अब देखिए आगे हम क्या लिख रहे हैं कि इसकी जरूरत है कि ये आइडेंटिफाई किया जाए और ये फुलफिल किया जाए कि अगर अल्लाह ना करे कोई फेलियर हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट। और पर्टिकुलरली अपने सुपीरियर इन हायरार्की के सामने आप अकाउंटेबल होंगे। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं किसके जी, आपकी जो है वो एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन। अच्छा, तो अब अगर आप देखते हो तो यहां तक हमने इन 3 एलिमेंट्स को जो है वो समझ लिया। स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में उर्दू लिखते हैं। ये जिसकी तो रूटीन होती है उससे तो ये बात बड़ी आसानी से समझ आती है, लेकिन जिसकी रूटीन नहीं होती वो इसको नहीं पढ़ सकता। जैसे सर क्यों टू डेलीगेशन का शो की जी स्क्रीन शॉट लेना है। मैं प्लीज़ पीछे कर देता हूँ, मुझे जो समझ आई है, लेकिन प्लीज़ इंग्लिश में लिख दिया करें तो that's little bit easier for me. So please you can take, but I don't know why you are taking screenshots. I am sending this document to you. ये डॉक्यूमेंट तो बना ही आपके लिए, ये तो मैं आपको हमेशा PDF फॉर्म में सेंड करता हूँ। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन लेक्चर। आप लेक्चर पे फोकस करो, ये तो मलकियत ही आपकी है, तो इसमें कोई शायद फेल ना करो, ये तो आपका माल है भाई, तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब मैंने अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले जब मैंने बिजनेस स्टैब्लिश किया और आपने देखा कि मैंने शूज का बिजनेस कर लिया, तो मैंने अथॉरिटी डेलीगेट की थी। वहां पे मैंने एक ही बात की थी, मैं हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, मैं हर जगह को खुद नहीं मैनेज कर सकता, इसलिए मैंने ये काम दूसरों पे छोड़ दिया या दूसरों को दे दिया, लेकिन मैं देखता रहूंगा वो काम कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे आपके सामने मैंने लिखा है रीजन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन। एक सीनियर को क्यों अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ती है? एक सीनियर को अपनी अथॉरिटी क्यों डेलीगेट करना पड़ती है? देखिए, सबसे पहली बात फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशन, दो बड़ी लिमिटेशन इंसान की। कितना सोच सकता है, कितना याद रख सकता है, कितना मेमोरी काम कर सकती है। लिहाजा कुछ काम दूसरे दिमागों के जिम्मे लगाओ जो आपके सबऑर्डिनेट के पास है। और फिजिकल लिमिट भी है। जरा सोचिए, जो मेरा परचेज मैनेजर है वो फैसलाबाद बैठा हुआ है, या वो बैठा हुआ है इन द हांगकांग जहाँ से कोई लेदर इंस्ट्रूमेंट्स लाने हैं, ठीक है जी, तो वो वहां बैठा हुआ है। दूसरी तरफ मेरा जो है वो सेल्स मैनेजर है या मार्केटिंग मैनेजर है, वो आज जो है कराची बैठा हुआ है। तो फिजिकली आई कैन नॉट प्रेजेंट at Hong Kong and Karachi at the same time. So therefore, I have to delegate the authority to them so that they can watch out the work. And similarly, so many things I cannot remember. मैं बहुत सारी चीजों को याद नहीं रख सकता, इसलिए मुझे चाहिए कि ये काम मैं उनके जिम्मे लगा दूं। तो एक मेरी फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन है। दूसरी बात ये है कि कंसंट्रेशन ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क
मुझे दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं काम के उन्हें भी देखना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं टॉप लेवल पे हूँ तो मुझे प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग में मुझे इन्वायरमेंट एनालिसिस करना है, और वो भी एक तरह का नहीं, दो तरह का इन्वायरमेंट एनालिसिस। एक में मैं पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर देख रहा हूँ, एक में मैं मार्केट को देख रहा हूँ, सप्लायर कौन से हैं, कस्टमर कौन से हैं, कंपेटिटर क्या कर रहे हैं। तो जब मुझे बाहर का भी काम बहुत ज्यादा देखना है और वो भी जिम्मेदारियां मेरे पास आ जाए तो ये तो काम चलेगा ही नहीं। लिहाजा मैं चाहूंगा कि प्लानिंग एस्पेक्ट्स एज अ सीनियर मैं देखूं, और इनको बजट अप्रूव करके कंट्रोल्स लगा के अथॉरिटी इन्हें दी जाए ताकि ये काम कर सकें, और इस तरह मेरा ब्रेन या मेरे पास इतना वक्त बच जाएगा कि मैं बाकी चीजों की तरफ फोकस कर सकूंगा। तीसरी चीज है इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, वक्त के साथ साथ कारोबार बढ़ते हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर करेक्ट प्लानिंग की जाए तो बिजनेसेस सारे के सारे ग्रो करते हैं। देखिए, एक वक्त आया था, सर्विस शूज कितनी छोटी कंपनी थी, लेकिन एक वक्त आया कि वो मल्टीनेशनल बाटा के सामने पूरे पाकिस्तान में आज वो एक बड़ा ब्रांड इमेज एंजॉय करते हैं, और बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हैं हमारे लेदर शूज के, बेल्ट्स के, लेदर बैग्स के, इसी तरह जैकेट्स के। तो एक बड़ा और इसके साथ साथ उनके और भी कई बिजनेसेस हैं, टायर भी बनाते हो। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, वक्त आगे चलता है, तो बिजनेस ग्रो करता है, और ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। एक बिजनेस टायर का है, एक बिजनेस शूज का है, तो दो बड़े मुख्तलिफ बिजनेसेस है ना जी। तो मुश्किल हो जाएगी ना, वो मुख्तलिफ चीजें हो जाएंगी, और फिर इतना बड़ा एक्सटेंडेड बिजनेस होगा। तो बेहतर ये है कि ये अलग-अलग यूनिट्स बना के इनकी जिम्मेदारियां लोगों को दे दी जाएं, ताकि वो इसको मैनेज कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड जो हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसके मुताबिक फैसले कर सकें। और फिर इस तरह अगर हम करेंगे तो जो बंदा मुसलसल मार्केटिंग में काम कर रहा है वो मार्केटिंग के इश्यूज को अच्छी तरह समझना शुरू कर देगा, और जो अकाउंट्स में है वो अकाउंट्स के इश्यूज को समझना शुरू कर देगा। इसी तरह जो बंदा प्रोडक्शन में है प्रोडक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना शुरू कर देगा। तो इससे फिर ये होगा कि हर इंडिविजुअल अपने अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। इस तरह वो अपने अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और अपने नॉलेज को, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करेगा, और इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये हो गया बच्चों कि फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशन है। हम दिमागी तौर पे इतनी बातें याद नहीं रख सकते, हम हर एक एस्पेक्ट पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों को दे दिया जाए काम। और इसी तरह जब बिजनेस बढ़ता है तो वो उसके साइज एक्सटेंड होने से हर चीज की समझ हमें नहीं होती, तो हम स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक काम दे दें या अथॉरिटी दे दें, अल्टीमेटली क्या होगा कि वो उसमें स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। अब हम बढ़ते आगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि डेलीगेट करने का भी तो एक तरीका होता है ना। तो ऑब्वियसली इसका कुछ मेथड है, कोई तरीका है कि हम किस तरह से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि किस तरह से हम ये लोगों को जिम्मे लगाएंगे, ठीक है जी। तो एक सवाल है, सबऑर्डिनेट हाउ फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, बात ये होती है कि जब हम किसी को अथॉरिटी एलोकेट करते हैं, तो अथॉरिटी एलोकेट करते वक्त हम साथ ही ये भी देखते हैं कि क्या ये बंदा इतनी स्किल्स रखता है, इतना एक्सपीरियंस रखता है, जिस जो कि अभी हम टॉपिक डिस्कस करने लगे। तो आपका सवाल थोड़ा सा अर्ली आ गया है, तो मैं इसको अभी पढ़ता हूँ या इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम अथॉरिटी डेलीगेट करते वक्त इस चीज का ख्याल रखते हैं कि क्या ये बंदा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकेगा। तो उसके लिए अगर इन चीजों का हम ख्याल रखेंगे तो अल्टीमेटली वो इसको फुलफिल आसानी से कर सकेगा। तो ये जो है वो हम इसको बात कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले ये है स्पेसिफाई परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो है वो स्पेसिफाई की जाए, यानी पहले से तय किया जाए कि क्या स्टैंडर्ड होगा जिस पे आप काम करेंगे, और किस लेवल की एक्सपर्टीज इसके लिए चाहिए होगी। जब हम पहले से एक टारगेट सेट कर लेंगे तो फिर उसी टारगेट के मुताबिक या उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हम देखेंगे कि ये साहब उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम जब असाइन करें ड्यूटी तो फर्मली असाइन द टास्क। कहने का मतलब ये है कि एक तरीका कार ये होता है कि मैंने आपसे कहा यार वो काम कर लेना,
अब मुझे भी नहीं याद और आपको भी नहीं याद, तो ये कोई फर्म तरीका तो नहीं है ना काम को किसी को देने का। काम देने का तरीका तो ये है कि बाकायदा तौर पे इसे लिखा जाए कि मैंने आपके जिम्मे क्या काम लगाया है, क्या इसकी टारगेट डेट है, क्या इसका स्टैंडर्ड है और आप क्या अचीव करके मुझे दिखाएंगे। ये सारा कुछ फॉर्मली रिटन होना चाहिए। तो पहली बात, काम देने से पहले परफॉर्मेंस स्पेसिफाई की जाए। दूसरी बात, फर्मली असाइन किया जाए टास्क, लिखकर टास्क असाइन किया जाए और रिकग्नाइज करा के, एडमिट करा के। उसके बाद तीसरी बात ये आ जाती है कि एलोकेट रिसोर्सेस एंड अथॉरिटी। अगर हमें काम दे दिया जाए लेकिन उसके साथ साथ रिसोर्सेस ना हो, लेट्स से आई एम योर इंटरनल ऑडिटर, मैं आपका इंटरनल ऑडिटर हूँ और मेरे पास प्रिंटर नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो मैं रिपोर्ट प्रिंट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? भाई वसाइल ही नहीं है। वसाइल दोगे तो बात बनेगी ना। तो पहली बात ये है कि स्पेसिफाई किया जाए क्या, परफॉर्मेंस को, कि परफॉर्मेंस क्या तुम हमें दोगे। दूसरी बात, टास्क जब एलोकेट किया जाए तो आपसे एग्रीमेंट लिया जाए और उसको रिटर्न डाउन किया जाए कि आप इस पे एग्री हैं कि आप ये मुझे करके दिखाएंगे। और तीसरा काम ये है कि जब मैं आपको अथॉरिटी एलोकेट कर रहा हूँ तो इसके साथ साथ मुझे आपको रिसोर्सेज भी देने चाहिए और आपको जिम्मेदारी देते हुए मुझे इतना ऑथोराइज करना चाहिए कि आप किसी को चैलेंज कर सके। आप याद कीजिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। एग्जांपल ये दी थी कि मैं आपसे कहता हूँ कि यू विल बी आर टाइम मैनेजर या टाइम कीपिंग मैनेजर ऑफ योर इंस्टीट्यूट। जो बच्चा लेट आएगा उसे आप रोकेंगे और पूछेंगे कि भाई अगर ये जो है, अगर आप लेट आए तो मैं आपको क्या करूंगा, निकाल दूंगा यहाँ से। तो जब आप किसी को कहेंगे कि मैं यहाँ से निकाल दूंगा और आप निकाल ना सकें, तो होगा ये कि थोड़ी देर बाद आपका मजाक बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए मुझे आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि अगर एक दिन लेट आए तो वार्निंग दो, दूसरे दिन लेट आए तो उसको रेस्टिकेट करो कॉलेज। अल्टीमेटली आप एक या दो को करेंगे तो बाकी लोग सीधे हो जाएंगे। इसलिए अथॉरिटी देनी पड़ेगी और साथ साथ रिसोर्सेज भी देने पड़ेंगे। तो ये बात होगी। अब यहाँ पे दो सवालात मुझे नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के जो काबिल जवाब हो सकते हैं। मैंने कहा, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज इंक्रीज इन, रिपीट करें, इंक्रीज इन साइज। मैंने ये कहा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, ऑर्डर ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, ज्यादा मार्केट से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है नए डिपार्टमेंट्स खोलती है या नए प्लांट्स लगाती है, तो इस तरह उसका साइज या हुजम बढ़ जाता है। साइज को इन टर्म्स ऑफ सेल्स भी देखा जाता है कि अगर सेल्स बढ़ गई है तो आप क्या करें, आप देखें कि आपका हुजम मार्केट शेयर बढ़ा है, तो इसलिए आप इसको भी फिर क्या करेंगे कि ये जो है वो आप उनको चीज़ें जो है वो एक्सटेंड करेंगे और ब्रेक करेंगे अपनी अपनी अथॉरिटी को और मुख्तलिफ लोगों को एलोकेट करेंगे। ये बात थी। ये जो सवाल है दरमियान में आ जाते हैं, नोट्स के नहीं मिल रहे, ये वो नहीं, नोट्स हमारे एक जगह पड़े होते हैं, मैं भेजता हूँ, वहाँ से आपको खुद वेरीफाई करने होंगे और लेने होंगे। दूसरी बात है, सर प्लीज सेंड प्रीवियस लेक्चर्स। प्रीवियस लेक्चर्स भी वहीं मौजूद हैं, वहीं से आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हाउ टू स्पेसिफाई परफॉर्मेंस, इट इज वेरी फ्रॉम फील्ड टू फील्ड। अगर मैं सेल्स में हूँ तो डेट द स्टैंडर्ड कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेल्स कि तुम्हें 1 लाख पेयर ऑफ शूज बेचना है विद इन 1 मंथ, तो ये हो सकता है। तो दिस इज व्हाट द वे टू गिव द टारगेट। तो टारगेट आप दे सकते हैं, ठीक होगी ना बात। अच्छा, तो ये चीजें जो है मजे की थी जो आपको जवाब मैंने दी कही। अच्छा बच्चों, तो अब हमने क्या कहा, जरा वापस आइए अपने टॉपिक पे। हाउ टू डेलीगेट, हम कैसे डेलीगेट करेंगे। पहले उसके साथ परफॉर्मेंस तय करेंगे कि भाई ये तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी, इतने पेयर ऑफ शूज मुझे बिकने चाहिए 1 मंथ में। फॉर्मली साइन करेंगे, पहले उससे एग्रीमेंट लेंगे, क्या वाकई वो एग्री करता है, वो बेच लेगा 1 लाख पेयर ऑफ शूज। कहता हाँ जी मैं बेच लूंगा। आप जरा लिख लेते हैं इसको, जरा रिटन डाउन कर लेते हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंस में हम एक दूसरे से जब बात करें तो बात दोनों को पता हो। और फिर उसके मुताबिक मुझे उसे जो व्हीकल चाहिए वो प्रोवाइड करना चाहिए, जो जूनियर सेल्स स्टाफ चाहिए वो प्रोवाइड करना चाहिए, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स चाहिए वो प्रोवाइड करनी चाहिए, जो ऑफिस चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए, तो रिसोर्सेज देने चाहिए और जूनियर पर उसे पूरा अख्तियार देना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात आ गई जो फोर्थ पॉइंट है, बैक ऑफ।
बैक ऑफ क्या चीज है? देखिए, मैं आपके जिम्मे एक काम लगाता हूं, मैं डेलीगेट कर देता हूं ये काम आपने करना है, लेकिन मैं उस काम में खुद भी उसी तरह इन्वॉल्व रहता हूं, तो जो आपके जूनियर होंगे उनके ऊपर आपका कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट ही नहीं होगा। जब मैंने ये काम आपको दे दिया तो मुझे चाहिए मैं बैक ऑफ कर दूं, मैं कहूं जी अब ये काम यही साहब करेंगे, मैं नहीं करूंगा। और यही चीज जो है मैनेजमेंट का बेसिक असूल है। मार्केटिंग का काम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजर के पास चला जाए तो वो कहेगा ये मेरा एरिया नहीं है, आई एम बैक ऑफ, ये काम उसका है। ऊपर सीनियर के पास जाएंगे वो भी आपसे यही कहेगा ये काम मेरा नहीं, ये काम उसका है। आप मार्केटिंग मैनेजर के पास जाए, लिहाजा आपको एज अ सीनियर उससे बैक ऑफ करना चाहिए। भले पहले आप ही वो काम करते थे, लेकिन अब चूंकि आपने काम एलोकेट कर दिया है तो अब आप कहेंगे नहीं जी ये काम यही साहब करेंगे, मैं नहीं करूंगा, तो आप बैक ऑफ करें। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि बैक ऑफ करने का मतलब है आप छोड़ के चले जाएंगे। ये मेरा मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है कि इसके बावजूद भी आप रेलेवेंट पर्सन से इन कांटेक्ट रहेंगे। क्यों? आप काम में मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन उसे तो आपके मशवरे की जरूरत पड़ सकती है, उसे तो आपके तजर्बे की जरूरत पड़ सकती है, उसे तो आपके एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको उसे अपना तजर्बा या अपनी नसीहत यानी एडवाइस देने की जरूरत पड़ेगी। तो काम से आप बैक ऑफ कर जाएंगे, लेकिन कांटेक्ट मेंटेन रखेंगे उसके साथ, ताकि जहां कहीं आपकी मदद की उसे जरूरत पड़े आप उसको हेल्प आउट करें। लेकिन अगर कहीं वो गलती करता है तो यू हैव टू मेक एंड यू हैव टू डू क्रिटिसिज्म, बट दैट क्रिटिसिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टिव। वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। देखिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे हो सकता है? फर्ज कीजिए मैंने एक रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी आपके जिम्मे लगाई थी, आप वो रिपोर्ट बना के ले आते हैं। अब दो तरीके, एक तो तरीका ये हो सकता है कि यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन, यू आर अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, लुक एट द वर्क यू हैव डन एंड व्हाट यू हैव प्रोड्यूस, पुट इट आउट। अच्छा, तो ये क्रिटिसिज्म तो है भाई, लेकिन इसमें तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, तो वो काम क्या करेगा? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू अप्रिशिएट, ओह यू डन इट, इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस, but if you remove these points and add following points as I say you, this will become a tremendous report. It's a good report, but it will become more tremendous and you can say ideal one if you add following points and remove this and work in this way. अब देखिए आपने उसकी ईगो को भी बचाया और आपने उसे कंस्ट्रक्टिवली ये भी बता दिया कि तुम्हारी गलती क्या है। तो ये होता है एक प्रोफेशनल का बात करने का अंदाज। अब जब आप आ जाते हैं रिव्यू द प्रोग्रेस, अब वो जो हमने फॉर्मल ड्यूटी साइन की थी, टाइम टू टाइम हमें चेक भी करना चाहिए कि महीने बाद ही देखना है कि 1 लाख पेयर ऑफ शूज भी सेल हुए कि नहीं। नहीं, फर्स्ट वीक के एंड पे जरा देख लिया जाए कि 25,000 हो गए, और अगर ये 25 नहीं 30,000 हो गए तो वी शुड गिव गुड फीडबैक टू अवर असिस्टेंट, अवर जूनियर, सो यू डन वेल, यू आर गोइंग बियॉन्ड द टारगेट, आई होप यू विल विन। तो ये आप जो है आप उसको फीडबैक देते रहेंगे। देखिए जैसे अगर आप यहाँ से रावलपिंडी जा रहे हो, ठीक है जी, यू आर गोइंग ऑन योर कार, आप अपनी व्हीकल पे जा रहे हो, तो जरा नोट कीजिए कि थोड़ी देर बाद वो जो माइलस्टोन आता है और आगे बताता है कि अब 215 किलोमीटर्स रह गए, फिर अगला आता है तो कहता है 205 किलोमीटर्स रह गए, फिर अगला आता है अब 195 किलोमीटर्स रह गए। तो ये क्या होता है? इंसान इससे मोटिवेट होता है कि इतना मैंने कर लिया और इतना मुझे और करना बाकी है। तो इस तरह ह्यूमन जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो बेटा हमने कितनी बातें की हैं? हमने पहली बात की है कि हमें परफॉर्मेंस पहले बतानी पड़ेगी, स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और टारगेट तय करना पड़ेगा। उसके बाद हमें फॉर्मली असाइन करना होगा टास्क को, ताकि लिखा जाए उसे भी याद रहे, हमें भी याद रहे, और उससे एग्रीमेंट भी लेना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमें उसे वसाइल भी देने हैं और इतने इख्तियारात भी देने हैं कि वो जो काम कर रहा है उसे इजीली करता रहे। फिर उसके बाद जो काम हम पहले कर रहे थे जाहिर है हमने उसे दिया है, तो हमें चाहिए हम बैक ऑफ करें और उसको कहेंगे तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ हम लिंक रखें और उसके साथ हम कांटेक्ट मेंटेन रखें, जहां उसे जरूरत पड़े उसकी मदद करें और हम प्रोग्रेस को रिव्यू करते रहें और साथ ही साथ उसको फीडबैक भी देते रहें। तो देखिए यहाँ जो अगर आप इस स्लाइड को देखें जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो देखिए टॉप लेवल से
अथॉरिटी नीचे की तरफ जाती है। मिडिल लेवल मैनेजर को डायरेक्टर देते हैं, फिर वो आगे सुपरवाइजर्स को या असिस्टेंट मैनेजर्स को देते हैं, और वो फिर आगे सुपरवाइजर और वर्कर्स को काम की अथॉरिटी देते हैं। इस तरह ये काम जो अथॉरिटी है ऊपर से नीचे डेलीगेट होती है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि याद है हमने जब शुरू में कहा था, तो हमने कहा था आज हम बड़ी अहम बातें जो करेंगे उसमें कि अथॉरिटी डेलीगेशन क्या होती है, वो बड़ी एलिमेंट्स भी उसके पढ़े। फिर हमने पढ़ा अथॉरिटी डेलीगेशन क्यों की जाती है, तो वो भी हमने किया। अब हमने ये पढ़ा कि अथॉरिटी डेलीगेट कैसे करनी चाहिए, इसका तरीका क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह हम ये कर सकते हैं। लेकिन एक अहम बात और भी की थी कि मैनेजर क्यों रिलक्टेंट हैं कि वो अथॉरिटी आगे डेलीगेट नहीं कर पाते, या करना नहीं चाहते, या हो नहीं पाती। तीनों बातें हो नहीं पाती, करना नहीं चाहते, रिलक्टेंट है, क्यों है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ डेलीगेशन। देखिए सबसे पहला मसला हमारा ये है कि अक्सर औकात लोगों की एबिलिटीज पे हमें डाउट होता है, या हमें उनकी लॉयल्टी लेवल पे कभी कॉन्फिडेंस ज्यादा ना हो, तो हम ये ट्रस्ट नहीं करते कि एबिलिटीज ऑफ जूनियर और स्टाफ कि वो इतना क्रिटिकल काम संभाल सकेगा, उसे हैंडल कर सकेगा और बात तरीका आसन उसे अदा कर सकेगा। तो ऐसी सूरत में सीनियर्स चाहते हैं कि वो अपनी जो अथॉरिटी है उसे अपने पास ही रखें और दूसरों को डेलीगेट ना करें। तो ये एक मसला रहता है। और अगर वो बिलीव करता है कि मेरा सबऑर्डिनेट इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एनफ नहीं है कि वो इस टास्क को बासानी परफॉर्म कर सके, तो इन दैट सेंस भी वो ऐसा कर सकता है कि सीनियर ऑफन बिलीव दैट देयर सबऑर्डिनेट्स आर नॉट एबल आर एक्सपीरियंस्ड एनफ टू परफॉर्म द टास्क। उन्हें ये फील होता है कि इतने एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये एक तो लो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इसकी वजह होती है। इसके पीछे आप अगर ये कहें कि एतमाद का फिकदान है, यानी हमारी नेटिव लैंग्वेज में, तो ये बिल्कुल सही तर्जुमा है इसका कि एतमाद का फिकदान है कि शायद जूनियर इतना इल्म नहीं रखता या जूनियर इतना एक्सपीरियंस नहीं रखता, इसलिए हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो एक वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि सीनियर इज अकाउंटेबल फॉर द मिस्टेक ऑफ जूनियर। जो सीनियर होता है उस वो चूंकि उसे अथॉरिटी ऊपर से एलोकेट हुई थी, उसने आगे जूनियर को दे दी, लेकिन जूनियर की जो भी मिस्टेक होगी, जो उसके ऊपर यानी बॉस का जो बॉस होगा, उसके सामने तो बॉस ही जवाबदेह होगा ना, आप तो नहीं होंगे। तो इस तरह एक मसला ये भी है कि सीनियर को ये भी होता है कि यार जो कुछ हम कर रहे हैं इसके लिए हम जो है हम अकाउंटेबल हैं अपने सीनियर के सामने, तो ऐसा ना हो कि हमें शर्मिंदगी हो। तो कहता है द बर्डन ऑफ अकाउंटेबिलिटी for the mistake of subordinate have to bear by the senior in official environment, therefore senior avoid to delegate। तो जवाब दे वो है, इसलिए वो फिर कहता है कि मैं एलोकेट करके कहीं फंस ना जाऊं, तो इसका जवाब तो फिर मुझे ही देना पड़ेगा। तीसरा मसला ये है डिजायर टू स्टे इन टच। देखिए एक चीज ये है कि जब आप अथॉरिटी देते हैं तो उसका एक असूल ये है कि आप बैक ऑफ करें, काम करने का मौका आप जूनियर को दें। तो बाज़ ऐसा होता है कि आपकी डिजायर होती है कि आप हर फंक्शनल इशू के साथ इन टच रहें, जबकि अथॉरिटी डेलीगेशन के बाद आप की इश्यूज को तो जानते हैं, क्योंकि उसके तो बकायदा रिपोर्टिंग प्रोसीजर होता है ना कि जो भी जूनियर कर रहा है वो रिपोर्ट करता है। लेकिन जो आपके ऑपरेशनल माइन्यूट इश्यूज होते हैं, यानी कि निचले लेवल पे बड़े छोटे छोटे से काम, उनकी आपको खबर फिर नहीं होती। ये नेल्स कौन खरीद के लाया, और यहाँ जो है जी ये न्यू ईयर कैलेंडर किसने टांगा, और जनाब ये जो है ये लेदर जो है इसकी प्रोसेसिंग कब शुरू हुई, उसे उसमें ये तो पता चल रहा होता है शूज कब बने, लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं पता चल रही होती। तो बाज़ मैनेजर चाहता है कि छोटी से छोटी एक्टिविटी मुझे पता चले, तो अगर वो ऐसा सोचेगा तो फिर तो वो एलोकेट नहीं कर सकेगा कभी भी अथॉरिटी। तो मैनेजर वांट टू इन टच with all activities and working of his unit, and while delegating authority he feels that decision will be taken by junior, and in this way he may remain unknown about the crucial issues। तो उसके अलावा क्रूशली माइन्यूट लिखना चाहिए कि उसे कुछ इश्यूज का पता नहीं चलेगा, तो वो कहता है कि नहीं यार मैं फिर इसको डेलीगेट नहीं करता। तो यहाँ होना ये चाहिए कि हमें ये चाहिए कि अथॉरिटी डेलीगेट करें, लेकिन इश्यूज जो हैं वो उनको
इस तरीके से मैनेज करें कि रिपोर्टिंग अच्छी करें। लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह है कि बाद मैनेजर ऐसा जो है वो कहते हैं और ऐसा सोचते भी हैं। अच्छा, प्लीज आप लोगों का फिर वही सवाल आ रहा है मेरे पास कि प्रीवियस लेक्चर कैसे मिलेगा। तो प्रीवियस लेक्चर आपको जो है वो मिल जाएगा। आई विल डू, आज मैं कॉल करके पता करके आपको मिला दूंगा, मेरे पास पड़े हैं, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आई होप सो फॉर के जो मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, तो आई होप कि वो रिकॉर्डिंग भी जो है वो भी आपको मिल सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है, किसी जगह से अवेलेबल हो जाएगी आई थिंक। तो मैं ये भी जरा देख लेता हूँ कि इसका क्या तरीका है। तो डोंट वरी अबाउट इट, अगर कोई थोड़ा बहुत काम मिस भी हो गया तो मैं इंशाल्लाह, अगर आप लेट ज्वाइनर है तो कोशिश करें कि सब दोस्तों को बुला लें एक ही दफ़ा, ताकि सबके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है जी। और अगर नेसेसरी हुआ तो मैं आप लोगों को जो है वो सारी अरेंजमेंट्स भी कर दी जाएंगी। वैसे इंशाल्लाह आई होप सो फार कि आपके जो एंड है उस पर ये लेक्चर पड़े हुए हैं। अच्छा, तो अब बात यह है कि यहाँ पे एक तरह मजे का सवाल लग रहा है कि बैक ऑफ इफ देयर इज एनी टास्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बिजनेस। देखिए, हम एलोकेट ही बेटा वो करेंगे जो उसकी कैपेसिटी पे है। उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जब हम एलोकेट नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली जो आप प्रॉब्लम कह रहे हो वो नहीं होगी, ठीक है। तो जो अब हम एलोकेट करते हैं तो वो हम ये भी सोचते हैं कि क्या ये कर लेगा कि नहीं कर लेगा। और वैसे फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आई अप्रिशिएट कि आप इस तरह सुनते हो, बट वॉन्डरिंग ऑफ थॉट ना करो, अभी इतना ही समझो जितना है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, जब वो एलोकेट करेगा तो वो देखेगा उतना ही काम देगा जितना वो कर सकता है। अच्छा बच्चों, तो अब डिजायर टू स्टे इन टच। तो पहली बात, कॉन्फिडेंस ना हो उसके एक्सपीरियंस पे, उसके नॉलेज पे, तो डेलीगेट करने से अवॉइड करेगा। अगर उसे लगे कि नहीं मेरा सीनियर मुझे ज्यादा अकाउंटेबल कर देगा तो तब भी वो जो है डेलीगेट नहीं करेगा। और अगर उसे डिजायर हो कि हर मामले से मैं इन टच रहूं, तो यहाँ पे भी यही मसला होगा कि वो डेलीगेट नहीं करेगा। उससे ही होगा कि अगर कोई इशू निकल गया तो मेरे नजर से ना हुआ, हालां तक कि रिपोर्टिंग से मसला हल हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है फीलिंग थ्रेटन्ड। अच्छा, थ्रेटन्ड फील करते हैं। चलें, अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो मेरी जो ये स्लाइड है इसके एक साइड के ऊपर एक पिक्चर है जिसके अंदर एरो दिया हुआ। ये बंदा, इस पिक्चर का क्या मतलब है जी? क्या कोई समझ सकता है? मुझे कमेंट्स में बताइए क्या मतलब है इसका। शाबाश, लेट आई एम सीइंग योर क्वेश्चन आंसर। आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ। क्यों जी, ऊपर वाला हेडिंग देखिए, फीलिंग थ्रेट, फीलिंग थ्रेट। जी बिल्कुल सही, यही मसला जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मसला ये है कि वो ये सोचता है कि मैं इसको सारा काम सिखा दूं, मैं इसको अथॉरिटी भी ऑपरेट करनी सिखा दूं और काम भी सारे का सारा इसको बता दूं, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये मेरी जगह ले ले। हाँ, जूनियर कैन रिप्लेस मी, वेरी गुड। तो ऐसा ना हो कि जूनियर मुझे रिप्लेस ही कर दे। तो अब बात यह है कि unwilling to admit the assistant have developed to the extent that they could perform some to the supervisor's duty, and top management may think that junior is substitute of the to the senior। तो ऐसा ना हो कि ये सारा काम सीख जाए और सीनियर मैनेजमेंट ये सोचना शुरू कर दे कि यार ये जो आबिद साहब हैं इनका हमें एक सब्स्टिट्यूट मिल गया है। तो ऐसा ना हो, तो ये भी एक थ्रेटनिंग भी होती है, बट इट्स डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। पुअर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, ऐसा निजाम जहां जूनियर जो कुछ करता है या जो भी एक्टिविटी होती है इसकी सही तरह रिपोर्ट सीनियर को नहीं जा पाती, तो यहाँ पे एक पुअर कम्युनिकेशन है। और सीनियर ये सोचता है कि यार इतनी पुअर कम्युनिकेशन में अगर मैंने अथॉरिटी दे दी, इतनी पुअर कम्युनिकेशन में या इतनी वीक रिपोर्टिंग सिस्टम में मैंने ये अथॉरिटी दे दी, तो कई बातें ऐसी हैं जो मुझे रिपोर्ट नहीं होंगी। तो ये वो थ्रेट भी हो सकती है जिसमें वो एलोकेट करने से डरता हूँ। और फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड रिवॉर्ड सिस्टम, देखिए होना तो ये चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब ही ये होता है कि जब मैंने शुरू में पढ़ाया था मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, याद है मैंने वर्ड्स में बताया था, दूसरों से काम करवाना। लेट अदर्स टू डू योर द वर्क, मेक देम डू द वर्क, दूसरों से काम लेके दिखाओ, ये है मैनेजमेंट।
ये मैनेजमेंट नहीं कि खुद डंकी वर्क शुरू कर दो। मैनेजमेंट इज दिस कि यू मेक द पीपल डू द वर्क। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द एक्चुअल वर्क वी हैव टू डू। कि जी मैनेजमेंट का काम ये है या वर्किंग ये है कि जो काम है उसको इस तरह परफॉर्म कराना है कि जो सीनियर है वो जूनियर से काम ले सके। लेकिन इसके अंदर जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा कल्चर बनाए, वो एक ऐसा निज़ाम बनाए जिसके अंदर क्या हो कि अथॉरिटी डेलीगेट की जा सके, लेकिन उसके साथ साथ जो डेलीगेट कर रहा है और अपने जूनियर को डेवलप कर रहा है उसको भी रिवॉर्ड दिया जाए इस चीज का कि यू आर अ गुड मैनेजर, you trained your juniors and make them able to do the work. And similarly junior can also get the reward that they are getting something new skills, applying them and making them. तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो बंदा जूनियर को अथॉरिटी देता है, उसको काम के काबिल बनाता है, उसको ट्रेन करता है, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू सम रीजंस। तो वहां पर मुझे जो है बुलाया सीनियर ने, उन्होंने कहा बशीर साहब यू हैव टू होल्ड माय सीट एंड यू विल बी प्रमोटेड ओवर हियर, बट देयर इज वन क्वेश्चन। एक सवाल है मेरा कि मैं आपको अपनी पोस्ट पे प्रमोट करवाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे प्रमोशन मिल रही है, लेकिन मेरा सवाल ये होगा आपसे 6 मंथ आफ्टर कि आपकी सीट पे कौन बैठेगा, ये आपने रिकमेंड करना है। और अगर आपकी नजर में कोई बंदा नहीं तो आज से शुरू हो जाइए कि आपने जूनियर में से ढूंढिए कौन सा बंदा आपकी सीट पे बैठने के काबिल है। तो कल्चर ऐसा होना चाहिए कि खुद कहा जाए, सीनियर कहे कि मैं अपनी सीट से आगे जा रहा हूँ, प्रमोट हो रहा हूँ, आप मेरी जगह आएंगे और आप देखिए आपका जूनियर कौन सा है जो आपको रिप्लेस करेगा। अगर ये कल्चर हो तो ये रिवार्ड सिस्टम भी बनेगा, आप ऊपर जाएंगे तो सैलरी भी तो बढ़ जाएगी। तो लिहाजा ये एक ऐसा निज़ाम बनेगा जिसमें आप लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बना सकेंगे, आप एक कल्चर बना सकेंगे। वैसे भी यहाँ पे चलते चलते एक छोटी सी एडवाइस भी कर दूँ आपको। ये छोटी सी एडवाइस जो मैं आपको करना चाहता हूँ वो ये है कि जनाब आप इस तरह सोचिए कि जैसे आप एक हॉकी का मैच खेल रहे हैं, तो इसमें कामयाब इंसान कौन सा है? कामयाब इंसान वो है जो दूसरे को पास देता है ऐसे मौके पे जहां वो गोल में फ्री खड़ा है, गोल पोस्ट के सामने, और आप उसको पास देते हैं और वो गोल कर देता है, तो ऑर्गेनाइजेशन जीत जाती है। इसमें भले गोल पे नाम उसका लिखा जाता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को विन मिलती है और पास देने वाले को हमेशा गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है, याद रखिए तरक्की का एक ही असूल है, अपने लिए पोजीशन बनाओ और दूसरे के लिए पोजीशन छोड़ो। अगर तुम एक पोजीशन पे सिलिकॉन लगा के जो है चिपक जाओगे और सोचोगे नहीं ये जूनियर को मैंने आगे नहीं आने देना, तो भाई तुम्हें पता नहीं अल्लाह ने कितना टैलेंट दिया हुआ है, तुमने अपनी तरक्की भी रोक दी सिर्फ उसको रोकने के चक्कर। हालांकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि यू शुड यूटिलाइज एंड यूज योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड योर फिजिकल एबिलिटीज टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को आप इम्प्रूव करते और आगे बढ़ते और वो पोजीशन जूनियर वाले के छोड़ते, इस तरह पूरा मुआशरा तरक्की करता। आप आगे बढ़ते, अपने लिए पोजीशन बनाते और जूनियर के लिए पोजीशन छोड़ देते, तो इस तरह ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है ये चलता। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों के जहन में ये बात डाली जाए कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इस सेंस में भी देखी जाएगी कि क्या आया जो अथॉरिटी आपको दी गई है आपने उसके अंडर रहते हुए उसको डेलीगेट भी किया और जूनियर को भी काम सिखाया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है, लास्टली लैक ऑफ ट्रेनिंग। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब हमें किसी से काम लेना होता है तो एक इशू सामने आके खड़ा हो जाता है कि जूनियर कहता है हाउ टू डू इट राइट। रीजन ट्रेनिंग कल्चर नहीं है। इसका एक इम्पॉर्टेंट एरिया ये है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर लैक ऑफ ट्रेनिंग होगी तो नई स्किल्स नहीं आएंगी, नई स्किल्स नहीं आएंगी तो जूनियर जो है वो सीनियर को रिप्लेस कर ही नहीं सकेंगे। Therefore, it is very important that the person who is being senior, he must be able, उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो क्या कर सके, वो प्रमोट कर सके जूनियर को और उसकी स्किल्स ऐड होती रहे। तो एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कल्चर होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए। तो अल्टीमेटली इससे ये होगा कि जो आपका
कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो बेटर होगा, इम्प्रूव होगा और वो आगे बढ़ सकेंगे आप लोग। तो ये है वजूहात। पहली वजह कि बाज़ औक़ात सीनियर जो है उसे ट्रस्ट नहीं होता जूनियर पे, बाज़ औक़ात होता है कि यार मुझे जवाब देना पड़ेगा अगर ये गलती करेगा, या मैं हर इशू जो है ख़ुद देख नहीं सकूँगा। बाज़ औक़ात ख़तरा होता है कि जूनियर मुझे रिप्लेस ना कर दे, और बाज़ औक़ात कम्युनिकेशन पे एतबार नहीं होता कि हर चीज़ की रिपोर्ट मुझ तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, और बाज़ औक़ात कल्चर एंड रिवॉर्ड सिस्टम जो होता है वो इस तरह का नहीं होता, या ट्रेनिंग का निज़ाम नहीं होता। इस वजह से जो है अथॉरिटी डेलीगेशन में प्रॉब्लम आते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, सारी बात आपकी कुछ थोड़ा सा देखते हैं कि जो है बेसिक चीज़, ये सारी बातें जो आप मेरे साथ पूछ रहे हैं ये पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और थ्रेट का जो आप तो बच्चों ने मुझे दिया है कि थ्रेट इज दिस के जूनियर कहीं सीनियर को रिप्लेस ना कर दे। और आपका ये जो सवाल है सीनियर और सबऑर्डिनेट वाला, ये शुरू में हम बात कर चुके हैं। सीनियर वो जो ऊपर काम कर रहा है, और सबऑर्डिनेट वो जो नीचे काम कर रहा है, जो जूनियर है आपके नीचे काम कर रहा है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सीनियर जो ऊपर काम कर रहा है, जूनियर जो नीचे काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे ये पूछते हैं कि other reason why manager do not delegate as much as they could include the belief that employees cannot do the job as well as the manager can. What are the reason that manager are reluctant to delegate? कौन सी reasons हैं कि manager reluctant है delegate करने से? कौन जवाब देगा? I am watching in your comments. मैं आपके comments में देख रहा हूँ। जी बिल्कुल सही कहा, ऑल ऑफ अबव। लॉस ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा, डेंजर ऑफ लेस सेटिस्फैक्शन एंड लोअर प्रोडक्टिविटी हो सकती है, फियर ऑफ लूजिंग वंस जॉब टू अ गुड सबऑर्डिनेट। अगर सबऑर्डिनेट अच्छा हुआ तो शायद आपकी जॉब छीन ले। तो ये सारी ही रीजन हो सकती हैं। गुड जी, अच्छी बात है, आपको समझ आई है। मैं आगे बढ़ता हूँ जी। The belief that it takes less time to do the work than it takes to delegate responsibility, खुद काम जल्दी हो जाता है बजाय इसके कि मगजमारी करो, दूसरे को सिखाओ। Lack of trust in employees' motivation and commitment to quality, there are common problems associated with delegation, namely कौन सी problem associated है with delegation? मैं comments में देख रहा हूँ, आप क्या आंसर करते हैं? डी करेक्ट जी, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि फेलियर टू डेलीगेट सफिशिएंट अथॉरिटी, आप इसको सही तरह अथॉरिटी को पूरी की अथॉरिटी दे नहीं पाते, यानी पूरी अथॉरिटी नहीं एलोकेट कर पाते, या सफिशिएंटली उसको बाख्तियार नहीं बना पाते। और दूसरी बात ये है कि नीड फॉर हायर मैनेजरियल स्किल जो उसके पास नहीं है। मैनेजर आर सपोर्टिव टू सबऑर्डिनेट, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बल्कि उसके मसले का हल है, ये तो उसका हल है। लिहाजा बी इसका नहीं हो सकता, ए और सी हो सकते हैं, और ए और सी जो है वो डी में दोनों कलेक्टेडली हैं। देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर, इसलिए डी जो है वो करेक्ट आंसर है। मैनेजर सपोर्टिव हो तो वो तो खुद चाहेगा कि आप डेवलप हो, ग्रूम हो, लिहाजा वो प्रॉब्लम में नहीं आता। नीड फॉर हायर मैनेजरियल स्किल, हायर मैनेजरियल स्किल की जरूरत है, ये प्रॉब्लम है। फेलियर टू डेलीगेट, ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ए और सी है, डी प्रॉब्लम नहीं है जी। Delegation is the process of granting authority to subordinate to perform activities of superior level. However, in this case, the superior retain the accountability. It offers a solution of coping with the increased workload without causing delays. तो इसको डेलीगेट इसलिए कर रहा है कि कूप अप कर सके इसके साथ के जो काम ज़्यादा है, कुछ शेयर कर ले सबऑर्डिनेट और कुछ वो कर ले। In this scenario, which is not the reason of reluctancy to delegate, इसमें से कौन सी ऐसी रीजन है जो कि नहीं है? याद रखिए, जहां नॉट आ जाए जरा गौर करना चाहिए। जब आप पेपर में भी होंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि जहां नॉट नजर आए जरा जहन को हाजिर कर लीजिए कि मुझे वो ढूंढना है जो रीजन नहीं है, रीजन नहीं ढूंढनी जो रीजन नहीं है। Was secure and comfortable in his old job,
बॉस अपनी ऑर्डर आपके साथ सिक्योर है इसलिए वो कहता है कि क्यों एलोकेट करूं. सबऑर्डिनेट मेनली बिकम impatient for monetary recognition, heavy investment on training and development, failure to monitor the एंड कौंसल. कौन सा जवाब देंगे जी आप इसके अंदर जो रीजन नहीं है? 3 इसके अंदर रीजन है और एक नहीं है, ये एक डिफरेंट है, तो वो कौन से वाला है? So mostly student put up the answer C. C is correct answer. C is the correct answer in the way that कि जो रीजन नहीं है, रीजन ये नहीं है कि तुम हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे. तो जब तुम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे अच्छा पैसा लगा रहे हो तो इससे तो जूनियर इस काबिल हो जाएगा कि वो टेकअप कर सके जिम्मेदारी को. लिहाजा सी रीजन नहीं है, सी बल्कि इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. फेलियर टू मॉनिटर प्रॉब्लम है, सबऑर्डिनेट बे बिकम इम्पेशेंट प्रॉब्लम है, और बॉस इज सिक्योर और कंफर्टेबल फील कर रहा है पुराने ही काम पे, तो ये भी इसकी प्रॉब्लम है. तो 3 प्रॉब्लम है, ए बी डी, और सी जो है वो प्रॉब्लम नहीं, वो तो बल्कि हल है, इससे उसे हम प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते. तो ये हो गया जी आपका क्या शाबाश दी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अब यहाँ पे देयर आर रीजंस, समरी एक रीजंस है व्हाई मैनेजर आर रिलक्टेंट. पहली बात ये है कि नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनविलिंगनेस है, थ्रेट फील करता है. नंबर 3. नंबर 4, लैक ऑफ टाइम है सुपरवाइज करने के लिए, और उसके पास एबिलिटी लैक कर रही है, या लैक ऑफ सबऑर्डिनेट पोटेंशियल. तो ये सम अप है, यहाँ प्रॉब्लम की वजह हो सकती है. तो यहाँ पर आके मैं जो है एक सम अप कर रहा हूँ यहाँ पे, और सम अप यूँ कर रहा हूँ कि एक नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है सीनियर का, अनविलिंगनेस हो सकती है, या वो थ्रेट फील कर रहा है, या उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो सुपरवाइजर को प्रॉपर गाइड कर सके, और दूसरी बात ये है कि उसके पास एक लैक ऑफ एबिलिटी है जिसकी वजह से वो इसको मैनेज कर नहीं पा रहा, और ये भी एक रीज़न है. और इसके बाद ये है कि लास्ट जो मैंने बात की कि लैक ऑफ सबऑर्डिनेट विद पोटेंशियल एबिलिटीज भी एक इसकी वजह हो सकती है. तो ये है इसकी जो समरी है. अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा इसके रिमेनिंग इश्यूज के ऊपर. तो कल अथॉरिटी डेलीगेशन को इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे, और इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक को और पिक कर लेंगे, ह्यूमन रिलेशन स्कूल को देख लेंगे, या ब्यूरोक्रेसी को देख लेंगे, कोई एक चीज़ इसके साथ हम अटैच कर लेंगे. तो होप विल वाइंड अप दिस लेक्चर लास्ट टुमारो इंशाल्लाह. अब यहाँ पे लास्टली ये है कि मोस्टली स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिए हैं, और जो इसके ऑप्शंस है करेक्ट बताए. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, आपको बात जो है वो समझ आ रही है. थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन. और इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको जो सोर्स है उसके ज़रिए आ रहे हैं, मैं यहाँ से फॉरवर्ड करता हूँ और वो वहाँ से आपको ईमेल करते हैं. अगर आपके पास नहीं पहुँचे तो आप अपना ईमेल रेक्टिफाई कराएं, वहाँ रजिस्टर्ड करा दें, आपको ईमेल में भी मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ जो है आपको बाकी सोर्सेज के ज़रिए भी ICMMP वाले सेंड करते रहते हैं. इससे इसमें कोई मसला नहीं है. ठीक है जी. तो बाकी जो आप जो क्वेश्चन मेरे सामने रेज करते रहते हैं वो मैं आंसर करता रहता हूँ, और जो है थिंग्स आर गोइंग टू बी आंसर. तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि आपसे रब्ता करना हो तो कैसे किया जाए, ये हम इंशाल्लाह बाद में बात कर लेंगे. आई एम विद ICMMP, कोई मसला नहीं, आप जब भी चाहे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर जॉइनिंग. अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह कल हम इससे आगे बात करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे. थैंक यू very very much.